ये बंगला ताबिंदा के शौहर ने अपनी मौत से 2 साल पहले खरीदा था। इसके अलावा थोड़ी बहुत और जायदाद भी थी जिससे हर महीने माकूल किराया भी मिल जाता। ताबिंदा पढ़ी लिखी औरत थी। शौहर की मौत के बाद उसने कारोबार संभाल लिया। उसका मैनेजर दयानतदार और मेहनती आदमी था और ताबिंदा को उस पर मुकम्मल भरोसा था। शुरू के 2 साल तो वो बाकायदगी से दफ्तर में बैठती रही, फिर उसने सारा काम मैनेजर पर छोड़ दिया। अब वो हफ्ते में 1 आध बार ही दफ्तर जाती थी। ताबिंदा की शादी तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। शादी के 1 साल के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया जो चंद रोज बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके चंद महीने बाद ताबिंदा को एक हादसा पेश आ गया। कुछ अंदरूनी चोटें आई थीं जिससे वो मां बनने की सलाहियत से महरूम हो गई। इस तरह उसकी कोख उजड़ गई। ताबिंदा के पास घर के कामकाज के लिए एक मुलाजिमा थी जो 24 घंटे उसके पास रहती थी। लेकिन 2 दिन पहले वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर बहावलपुर चली गई थी। रात को मुझे एक औरत ने ही टेलीफोन किया था। मैं ताबिंदा की बातों के दौरान अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो फोन ताबिंदा ने ही किया था, लेकिन उसकी आवाज बहुत मुख्तलिफ थी। ताबिंदा ने अभी तक मुझसे मेरे या नरगिस के बारे में कुछ नहीं पूछा था। मैंने भी उससे कोई सवाल नहीं किया, हालांकि मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अगर उसने मुझे फोन नहीं किया था और वो मुझे नहीं जानती थी तो उसने मेरा नाम सुनते ही गेट क्यों खोल दिया और नरगिस के लिए इतनी परेशान क्यों थी। लेडी डॉक्टर ने नरगिस को ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाने को कहा था, मगर ताबिंदा ने उसकी सख्ती से मुखालफत की थी, जिसका मतलब था कि वो सूरत हाल की नजाकत से आगाह थी। नरगिस को अस्पताल ले जाने की सूरत में पुलिस की मुदाखलत लाजमी हो जाती। आखिरकार मेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई। मैंने कहा, रात को मुझे तुमने फोन किया था। उसने नफी में सर हिलाया, बोली नहीं, मैं अब से पहले तुम्हें जानती भी नहीं थी, बल्कि अब भी नहीं जानती। मैंने चुपती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। कहा, तो फिर तुमने मुझे देखते ही बंगले का गेट क्यों खोल दिया? वो बोली, मुझे तुम्हारा नाम बताया गया था कि तुम यहाँ आओगे और तुम्हारे साथ नरगिस नाम की एक औरत भी होगी। तुम्हारी आमद मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं थी, लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल गैर मुतवक्के थी और मैंने जो कुछ भी किया इंसानी हमदर्दी की बिना पर किया। तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बच गई तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तुम्हें भी ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए। खून बहुत ज्यादा बह चुका है। ऑपरेशन भी उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। डॉक्टर सलमा ने 12 घंटे अहम करार दिए हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। नरगिस की सूरत हाल से मैं बेखबर नहीं था। उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी और मैं दिल ही दिल में उसकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। नरगिस का और मेरा साथ पुराना था। जब मैं हिंदुस्तान से वापस आया था तो मेरे ही हमदर्दों ने मुझे लूटने और कत्ल करने की कोशिश की थी और वो नरगिस ही थी जिसने मुझे अपने गांव से बाहर मवेशियों के बाड़े में पनाह दी थी। उसने अपने शौहर की मुखालिफत की परवाह भी नहीं की थी और न ही उसे गांव वालों का डर खौफ था। और फिर वो अपने शौहर और गांव को छोड़कर मेरे साथ ही आ गई थी। वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि मैं न सिर्फ कत्ल के एक पुराने केस में मतलूब हूँ, बल्कि लाहौर में कत्ल की कई और वारदातें भी मेरे नाम से मंसूब हैं। इसके अलावा भी मैं लातादाद और संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। मेरे पकड़े जाने की सूरत में वो भी लपेट में आ जाती और उसकी बाकी जिंदगी भी जेल में ही गुजरती। रजिया ने कहा था कि वो मेरे पास कीमती जेवरात देखकर मेरे साथ चली आई थी। दौलत के लालच में उसने अपने शौहर और अपने गांव को छोड़ दिया था। जब हम लाहौर में थे तो रजिया गाहे गाहे मुझे नरगिस से मुतनफ्फर करने की कोशिश करती रही थी। रजिया के ख्याल में नरगिस दौलत के लालच में मेरे साथ आई थी, लेकिन रजिया ने खुद मेरे जेवर हथियाने की कोशिश की थी। उसके बरक्स नरगिस ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे ऐसा कोई तासुर मिलता। हालांकि सब कुछ नरगिस की ही तहवील में था। करोड़ों की मालियत के वो जेवरात भी और लाखों रुपए की वो नकद रकम भी जो लाहौर में रजिया की जायदाद फरोख्त करके हासिल की गई थी। उसने तो अपनी जिंदगी मेरे लिए वक्फ कर रखी थी। उसने मेरी खातिर बहुत दुख उठाए थे, बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की थी और अब वो मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला थी। सुबह 6 बजे के करीब नरगिस को होश आया। खून की काफी मिकदार उसके जिस्म में मुंतकिल हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की जर्दी में कोई फर्क नहीं आया। होश में आने के बाद वो हाथ पैर मारने लगी, जिससे उसकी अजियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने हाथ मारकर ब्लड वाली सुई भी बाजू से निकाल दी थी। खून के कतरे कालीन पर टपक रहे थे। ताबिंदा ने ट्यूब का स्टॉपर बंद कर दिया। नरगिस की सांस उखड़ने लगी। मैं उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। ताबिंदा दौड़कर लाउंज में चली गई और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगी। नरगिस कभी बुरी तरह तड़पने लगती और कभी बेहिस्सो हरकत हो जाती। उसका सांस बार बार उखड़ रहा था। तकरीबन 40 मिनट के बाद डॉक्टर सलमा पहुंच गई। उस वक्त नरगिस बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। डॉक्टर सलमा कितनी देर तक उसे चेक करती रही, फिर उसने ताबिंदा की तरफ देखते हुए मायूसी में सर हिला दिया। उसने मध्यम लहजे में कहा, अगर रात को इसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो इसके बचने की उम्मीद हो सकती थी।
इसे ऑक्सीजन पर रखा जाता और इमरजेंसी की सूरत में दीगर ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता था, जबकि यहाँ ऐसी कोई सहूलत मयस्सर नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस है। ताबिंदा ने कहा, तुम जानती हो हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते थे। बहरहाल अब तुम चाहो तो जा सकती हो। डॉक्टर सलमा एक बार फिर लाश की तरफ मुतवज्जो हो गई। जख्म से खून रिस रहा था। उसने इस तरह बैंडेज कर दी कि मजीद खून न रिसे, और फिर वो अपना बैग उठाकर रुखसत हो गई। मैं बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गया। मुझे नरगिस की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मैंने खुद उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, सीने पर हाथ रख कर देखा, गर्दन के करीब एक नस पर उंगली रख कर कुछ महसूस करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी मौत के सन्नाटे में डूब चुकी थी। मैं कुर्सी पर बैठा नरगिस को देखता रहा। ताबिंदा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो चंद मिनट मेरे पास खड़ी रही, फिर उसने एक चादर नरगिस पर डाल दी और मुझे उठाकर कमरे से बाहर ले आई। मुझे उसने लाउंज में एक सोफे पर बिठा दिया और खुद टेलीफोन पर किसी से बात करने लगी। वो अगरचे मुझसे सिर्फ 10-12 फुट के फासले पर थी, लेकिन इस कदर धीमी आवाज में बात कर रही थी कि उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। वो 15-20 मिनट तक फोन पर बात करती रही, फिर रिसीवर रख कर मेरी तरफ देखा और किचन में चली गई। कुछ देर के बाद वो चाय बनाकर लाई। उसने एक कप मेरे सामने सेंटर टेबल पर रख दिया और दूसरा खुद लेकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो भी मेरी तरह पूरी रात जागी थी और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हम दोनों काफी देर खामोशी से चाय पीते रहे। फिर ताबिंदा मुझसे इजहार हमदर्दी करने लगी और फिर उसने एक चौंका देने वाला सवाल किया। बोली, नरगिस कौन थी और तुम्हारे साथ कब से थी? मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसे बताने लगा कि नरगिस कौन थी। वो खामोशी से सुनती रही। बीच बीच में कोई सवाल भी कर देती तो मैं उसका जवाब दे देता। बातों में मुझे रंगा का ख्याल आ गया। मैंने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। 9 बज रहे थे। मैं अपनी जगह से उठकर टेलीफोन के करीब बैठ गया और रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर मिलाने लगा। कॉल उसी भारी आवाज वाले ने रिसीव की थी। मेरी आवाज सुनकर उसने कहा, रंगा यहाँ नहीं है वाजा। वो आज सुबह सवेरे एक जरूरी काम से हब चला गया था। मैंने हैरत से कहा, हब? मैं जहाँ मुसीबत में गिरफ्तार था। नरगिस खत्म हो गई थी और रंगा किसी जरूरी काम से हब चला गया था। मैंने कहा, अच्छा टेडी या हजूरी से बात करवाओ। उसने कहा, हजूरी भी रंगा दादा के साथ गया है और टेडी का कुछ पता नहीं। वो कल रात से छुपता फिर रहा है। मैंने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैं कल शाम से फोन कर रहा हूँ। रंगा मुझसे बात क्यों नहीं करता? आखिर ऐसा क्या मसला है? वो बोला, कल सारा रात इधर फड्डा हुआ है वाजा। रंगा दादा का गिरोह में फूट पड़ गया है। वो लोग सारी रात एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहे हैं। टेडी ने रंगा से बगावत कर दिया है। वो लोग एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। ये इत्तला मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज थी। गुज़श्ता रात सिर्फ एक मर्तबा रंगा से बात हुई थी। उसने ये तो बताया था कि इलाके में लफड़ा हो गया है, लेकिन बगावत वाली बात उसने नहीं बताई थी। और टेडी, वो तो उसके बचपन का दोस्त था। रंगा ने खुद बताया था कि हुजूरी और टेडी ने बचपन से अब तक कदम कदम पर उसका साथ दिया था। उसके लिए बड़ी तकलीफें उठाई थी, लेकिन अब यकयक उनमें इस तरह फूट पड़ जाना कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, मेरे लिए इंतहाई हैरत अंगेज बात थी। उस शख्स के कहने के मुताबिक रंगा एक जरूरी काम से हब गया था। हब कराची की साहिली हुदूद से मिला हुआ बलोचिस्तान का एक कस्बा था। वहां भी रंगा के कबीले के लोग आबाद थे और मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टेडी का पलड़ा भारी हो गया हो और रंगा अपनी जान बचाने के लिए हब की तरफ भाग गया हो। मुझे उन जेवरात की फिक्र भी हो रही थी। करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात थे। मुझे अपनी कश्ती डूबती हुई नजर आने लगी। वो शख्स अभी तक लाइन पर था। मैंने झिझकते हुए कहा, तो फिर ऐसा करो, हुरैरी से मेरी बात करवा दो, मेरे लिए भी बहुत इमरजेंसी है। दूसरी तरफ से कहा गया, हुरैरी का नाम आइंदा जबान पर मत लाना वाजा। उसके साथ ही लाइन कट गई। मैं रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। मैंने महसूस किया कि ताबिंदा कनखियों से मेरी तरफ देख रही थी और बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुन रही थी। मैंने रिसीवर रखा तो वो उस वक्त भी मेरी तरफ ही देख रही थी, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि रंगा कौन था और हुरैरी कौन थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद कॉल बेल बज उठी। ताबिंदा ने बरामदे के दरवाजे से बाहर झांका, फिर मुझे लेकर नरगिस वाले कमरे में आ गई और चादर नरगिस के चेहरे से हटा दी। बोली, आखिरी बार इसका चेहरा देख लूं, ये जा रही है, कभी न वापस आने के लिए। मैं चौंक गया। कहा, क्या? ताबिंदा बोली, जाहिर है इसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रखा जा सकता। मैंने फोन कर दिया था, वो लोग डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं। इत्मीनान रखो, इसकी तजहीज़ तकफीन और तमाम रसूमात अदा होंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम इन आखिरी रसूमात में शरीक नहीं होगे। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। ताबिंदा ने नरगिस का चेहरा ढक दिया और मुझे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले आई। बोली, जब तक मैं न कहूं तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। ये कहते हुए वो बाहर चली गई और दरवाजा भेड़ दिया। चंद मिनट के बाद दरवाजा खुला और किसी गाड़ी के अंदर दाखिल होने की आवाज आई। मैं जिस कमरे में था उसकी एक खिड़की सामने की तरफ भी खुलती थी।
खिड़की के सामने नीले रंग का दबीज पर्दा पड़ा था। मैंने पर्दे का कोना सरका कर मोहतात अंदाज में बाहर झांका। वो स्याह रंग की एक लंबी सी वैन थी जो मेरी कार के पीछे खड़ी थी। वैन की खिड़कियों के शीशे तारीक थे। 3 आदमी वैन से उतरे। पिछला दरवाजा खोलकर उन्होंने स्ट्रेचर बाहर निकाला और बरामदे में दाखिल होकर मेरी नजरों से ओझल हो गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो स्ट्रेचर लेकर बाहर आ गए। स्ट्रेचर पर नरगिस की लाश थी। स्ट्रेचर वैन के पिछले हिस्से में रख दिया गया और 2 आदमी भी पीछे ही बैठ गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। तीसरा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और वैन रिवर्स गियर में चलती हुई गेट के करीब पहुंचकर रुक गई। ताबिंदा ने गेट खोल दिया। वैन बाहर चली गई। मेरा ख्याल था कि वो कोई एम्बुलेंस होगी, लेकिन उसके सामने या दाएं बाएं कहीं भी एम्बुलेंस लिखा हुआ नहीं था। न ही कोई ऐसा निशान था कि जिससे पता चलता कि उस वैन का ताल्लुक किसी अस्पताल या फलाही इदारे से है। ताबिंदा गेट बंद करके अंदर आ गई और उसने मेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो अफसरदा से लहजे में एक बार फिर मुझे तसल्ली देने लगी। उसके 1 घंटे के बाद ताबिंदा ने मुझे जबरदस्ती नाश्ता करवाया और मैं दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। मैं देर तक नरगिस के बारे में सोचता रहा। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी और फिर पता नहीं किस वक्त मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं पूरा दिन सोया रहा था। मेरी आंख खुली तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। कमरे की बत्ती भी बुझी हुई थी। दरवाजा 1 इंच के करीब खुला हुआ था और लाउंज में रोशनी दिखाई दे रही थी। मेरा सर बेहद बोझल था। दिमाग की नसों में शदीद तनाव महसूस हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और गहरे गहरे सांस लिए। चट की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। कमरे में रोशनी भर गई थी। मैं चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत पड़ा, पलकें झपकता और छत को घूरता रहा। फिर दरवाजे की तरफ देखा और उसके साथ ही उछल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं एक झटके से उठ बैठा। हुरैरी दरवाजे में खड़ी थी। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था। मैंने उंगली दांतों के नीचे दबा ली और मेरे मुंह से सिसकारी सी निकली। मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। हुरैरी के लबों को हरकत हुई। वो बोली, मैं कोई सपना नहीं हूँ, जीती जागती हस्ती हूँ। न जाने क्या बात थी कि हुरैरी को अपने सामने देखकर मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। फिर दफतन मुझे रंगा का ख्याल आ गया, लेकिन उसी लम्हे एक और ख्याल बम के धमाके की तरह मेरे दिमाग में गूंज उठा। हुरैरी यहाँ कैसे आ गई? ये सवाल या निशान मेरे दिमाग में फैलता चला गया, लेकिन ये सवाल जबान पर नहीं आ सका। उसके बरक्स मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे दरवाजे की तरफ देखने लगा। हुरैरी शायद मेरी निगाहों का मतलब समझ गई। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो बोली, वो नहीं है, अब तुम उसे मेरे साथ नहीं देखोगे। मुझे अपनी समात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। हुरैरी रंगा की खातिर अपना वतन छोड़कर आई थी। उन दोनों को हमेशा साथ देखा गया था। टेडी ने भी एक मर्तबा मुझे बताया था कि रंगा जब इलाके के दौरे पर निकलता तो हुरैरी हमेशा उसके साथ होती। लोग उन्हें लाजिम व मलजूम समझते थे और अब हुरैरी ने अजीब बात कह दी थी कि रंगा को अब कभी उसके साथ नहीं देखूंगा। दरवाजा नीमवा था। हुरैरी आगे बढ़ाई। मैं बेड से उतर कर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट हो रही थी। एक बार फिर वही ख्याल जहन में उभर आया कि हुरैरी यहाँ कैसे आ गई। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? ताबिंदा से उसका क्या ताल्लुक है? और ये कि वो रंगा के बगैर यहाँ कैसे आ गई थी? ये और इस जैसे कई सवालों का जवाब नहीं था। हुरैरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? और खुद भी बड़े मुतमईन अंदाज में बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बात करूं और क्या बात करूं। वो बोली, तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे वाकई हैरत हो रही है, बल्कि मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, पता कैसे ना होता, मैंने ही तो तुम्हें यहाँ का एड्रेस बताया था। मैं उछल पड़ा, कहा, क्या? कल रात वो टेलीफोन कॉल? हुरैरी ने मेरी बात काट दी। बोली, वो फोन मैंने ही किया था। नरगिस के बारे में इत्तला मैंने ही दी थी और इस बंगले का पता भी मैंने ही बताया था। मैंने कहा, लेकिन वो आवाज? इस इंकिशाफ से मेरे ऊपर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। हुरैरी ने कहा, वो आवाज भी मेरी ही थी। आवाज बदलने की कोशिश के साथ मैंने फोन के माउथपीस पर रुमाल रख दिया था। इस तरह तो मेरी आवाज नहीं पहचान सके। तुम अपने मिशन में कामयाब तो हो गए, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी दोस्त की जिंदगी उसका साथ न दे सकी। उसे बचाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। नरगिस के जिक्र से मुझ पर एकदम उदासी तारी हो गई। हुरैरी ने मेरे चेहरे के तासुरात से मेरी अंदरूनी कैफियत को महसूस कर लिया। उसने बात बदल दी। उसी वक्त दरवाजा पूरी तरह खुल गया और ताबिंदा का चेहरा दिखाई दिया। उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, चाय तैयार है, तुम लोग लाउंज में आ जाओ। हुरैरी बोली, चलो पहले चाय पी लो, फिर इत्मीनान से बात होगी। मैंने कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। हुरैरी कमरे से बाहर चली गई और मैं बाथरूम में घुस गया। मेरे दिमाग में अभी तक सनसनाहट हो रही थी। मैंने बेसन में सर झुकाकर नल खोल दिया। ठंडे पानी से मुझे किसी हद तक सुकून मिला।
मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद कमरे से बाहर आया। लाउंज में सेंटर टेबल पर चाय और नाश्ता लगा हुआ था। चिकन स्प्रेड और पनीर के सैंडविच थे। ताबिंदा और हुरैरी आमने सामने सोफों पर बैठी हुई थी। मैं उनके सामने हुरैरी के करीब सोफे पर बैठ गया। ताबिंदा ने कहा, तुम कुछ खाए बगैर सो गए थे और मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा था, बल्कि मैं खुद भी सो गई थी। खाना तो अभी देर में बनेगा, इसलिए मैंने सैंडविच बना लिए हैं। शुरू हो जाओ, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। मैंने सैंडविच उठाते हुए कहा, यह मुअम्मा अब तक मेरी समझ में नहीं आ सका। तुम्हें नरगिस के बारे में कैसे पता चला और ताबिंदा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हुरैरी ने कहा, ताबिंदा से मेरी पुरानी दोस्ती है और रंगा इसके बारे में नहीं जानता, और नरगिस के बारे में मुझे टैडी ने बताया था। मैंने कहा, क्या टैडी ने? ये इत्तला मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज है कि रंगा के गिरोह में फूट पड़ गई है और टैडी और रंगा एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? हुरैरी बोली, तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है। मैं बहुत अरसे से महसूस कर रही थी कि इन दोनों में कलेश होने वाला है। रंगा जैसे कमजोर आदमी के साथ किसी शरीफ आदमी का निबाह मुश्किल है। मुझे हैरत है ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना अरसा कैसे रहे। हुरैरी की जबान से रंगा के लिए कमजर्फ का लफ्ज सुनकर मेरा दिमाग सनसना उठा। मैंने उसे जिस अंदाज में रंगा के साथ रहते देखा था, उसके पेश नजर तो ऐसी कोई बात सोची भी नहीं जा सकती थी। हुरैरी बोली, उनमें बाज मामलात पर इख्तिलाफात तो बहुत अरसे से चले आ रहे थे, लेकिन तुम्हारा मामला भुस में चिंगारी बन गया और आग एकदम भड़क उठी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, कहा, मेरा मामला? वो बोली, हाँ, लंबा किस्सा है, तफसील बाद में बताऊंगी। बहरहाल तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। इस वक्त मैं वो अमानत तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। हुरैरी ने कहते हुए ताबिंदा को इशारा किया और वो उठकर एक कमरे में चली गई। मेरी अमानत? मुझ पर वाकई हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने हुरैरी को कभी कोई चीज दी थी। ताबिंदा वापस आ रही थी। उसके हाथ में नीले रंग का रैगजीन का एक बैग था। इस किस्म के बैग आमतौर पर स्कूल के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। करीब आकर ताबिंदा ने वो बैग मेरे हवाले कर दिया। हुरैरी ने कहा, बैग खोलकर चेक कर लो, तुम्हारी अमानत में किसी किस्म की कोई खयानत तो नहीं हुई। हुरैरी ये बात न भी कहती तो मैं बैग खोल कर जरूर देखता कि क्या चीज है जिसे हुरैरी मेरी अमानत कहकर मेरे हवाले कर रही है। मैंने बैग की जिप खोली और उसके अंदर कपड़े का वो मैला सा थैला देखकर मैं उछल गया, और फिर वो थैला मेज पर पलटने में भी ज्यादा देर न लगाई। वो तमाम जेवरात मेरे सामने थे जो मैं हिंदुस्तान से लाया था और जिन्हें मैं बैग में संभाल कर रख रहा था। यही जेवरात मेरे और रजिया के बीच इख्तिलाफात का बाइस बने थे, और ये इख्तिलाफ इस हद तक बढ़ा था कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। और मैं समझता हूँ कि नरगिस की जिंदगी भी चमकते हुए इन्हीं जेवरात की भेंट चढ़ गई थी। चंद रोज पहले नरगिस के अगवा के बाद 10 किलो हेरोइन और जेवरात का ये थैला मैंने रंगा को दे दिया था। मैंने कहा, ये थैला तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? मैंने तो... उसने मेरा जुमला मुकम्मल किया, बोली, रंगा को दिया था, और तुम्हारे ये जेवरात ही रंगा और टैडी में फसाद और हंगामे का बायस बने थे। मेरे मुंह से निकला, ओ, शायद टैडी इन पर कब्जा करना चाहता होगा, उसकी नीयत में फतूर आ गया होगा। हुरैरी ने कहा, फतूर टैडी की नहीं, रंगा की नीयत में आ गया था। वो इन पर कब्जा करना चाहता था और टैडी को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा, मेरा दिमाग उलझता जा रहा है और कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हुरैरी ने कहा, इस वक्त मेरा जहन भी उलझा हुआ है, मैं कुछ आराम करना चाहती हूँ। रात के खाने के बाद बात होगी, मैं अब यही हूँ। हुरैरी उठकर ऊपर जाने वाले जीने की तरफ चली गई। ताबिंदा भी बर्तन उठाकर किचन में चली गई और अपने काम में मसरूफ हो गई। मुलाजिमा होने की वजह से सारे काम उसे खुद ही करने पड़ रहे थे। इस बंगले पर कोई चौकीदार भी नहीं था और मुझे हैरत थी कि वो इतने बड़े बंगले में अकेली रहती थी। उसे डर भी नहीं लगता था। मैं अब तक एक ही कमरे तक महदूद रहा था। अब मौका मिला तो उठकर टहलने लगा। उस वक्त ताबिंदा भी किचन से निकल आई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, घूम फिर लो, मैंने लॉन भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। तुम्हारे घूमने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, अलबत्ता गेट से बाहर जाना खुद तुम्हारे मफाद में नहीं होगा। मैंने कहा, तुमने कोई चौकीदार भी नहीं रखा हुआ, क्या तुम्हें अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? ताबिंदा ने कहा, इत्तेफाक की बात यह है कि इन दिनों चौकीदार भी छुट्टी पर गया हुआ है, वो भी 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। आओ मैं तुम्हें घर दिखाऊं। वो मुझे घूम फिर कर घर दिखाने लगी। मैं घर से ज्यादा उसे देख रहा था। वो अगरचे साफ उर्दू बोल रही थी, लेकिन बाज अल्फाज ऐसे थे जो वो ठीक से नहीं बोल सकती थी। वो रे और टे नहीं बोल सकती थी। इन हुरूफ को रे और ते की तरह इस्तेमाल करती थी। कुछ और हुरूफ भी उसकी जबान से ठीक तरह अदा नहीं होते थे। इससे मुझे शुबा हो रहा था कि उसकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। वो मुझे घूम फिर कर उस बंगले के बारे में बताती रही। ये बंगला उसके शौहर ने खरीदा था और उसमें कुछ तब्दीलियां करने के अलावा ऊपर की मंजिल भी बाद में तामीर करवाई गई थी। नीचे लाउंज और ड्राइंग रूम के अलावा 4 बेडरूम्स थे, जबकि ऊपर एक वसी हॉल और 2 बेडरूम्स थे। ऊपर ज्यादा जगह खुली छोड़ी गई थी। ऊपर दोनों बेडरूम्स के दरवाजे खुले हुए थे। एक बेडरूम में हुरैरी बिस्तर पर सो रही थी।
मैंने ताबिंदा से पूछा, तुम उर्दू बहुत अच्छी बोल लेती हो, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारी मादरी जबान उर्दू नहीं है। वो बोली, तुमने ठीक पहचाना, मैं ईरानी हूँ, लेकिन मैंने मास्टर्स की डिग्री यहीं से ली थी, कराची यूनिवर्सिटी से। मैं मैट्रिक से ऊपर नहीं जा सका था, इसलिए बीए या एमए की डिग्रियों के बारे में कुछ नहीं जानता था। अलबत्ता सिर्फ मैट्रिक होने के बावजूद मेरी उर्दू ठीक थी और मैं अंग्रेजी भी बोल लेता था। ताबिंदा के बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसकी मादरी जबान उर्दू नहीं थी और वो पाकिस्तानी भी नहीं थी। उसने कहा, आओ मैं तुम्हें अपना लॉन दिखाऊं। हम दोनों बाहर आ गए। लश ग्रीन लॉन के अतराफ में मुख्तलिफ अकसाम के फूलों के पौधे लगे हुए थे। उनके ऐन वस्त में दायरे की सूरत में गुलाब के पौधे थे। वो काफी देर तक मुझे पौधों के बारे में बताती रही। फिर हम बांस की कुर्सियों पर बैठ गए। ताबिंदा मुझे अपने बारे में बताने लगी।